हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी को। इनके बारे में आप सभी भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो रचित है पद्मावत वो काफ़ी प्रसिद्ध है और आप सभी अच्छे से जानते होंगे पद्मावत के बारे में। तो चलिए इनके बारे में आज जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1492 ईस्वी में। कब हुआ? 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1542 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो जायस उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, ठीक है। और जायस नगर के नाम से भी जाना जाता है इनका जो जन्म स्थान है। और इनके नाम के संबंध में ये बता दूं कि इनके नाम के पीछे जो ये जायसी लगा हुआ है, तो ये जायस नगर के कारण ही लगा हुआ है। किस लिए लगा है? तो जायस नगर के कारण ही, क्योंकि ये जायस के रहने वाले थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनके नाम के पीछे जो जायसी लगा हुआ है वो जायस नगर के रहने वाले थे, इसलिए लगा हुआ है। जायस से जायसी बन गया, ठीक है। इनके बारे में यही पता चलता है। इनके गुरु कौन हुए? तो इनके गुरु जो हुए दो गुरुओं के बारे में पता चलता है। एक तो सैयद अशरफ, दूसरा शेख मोहदी, ठीक है। तो सैयद अशरफ जो है इसके बारे में तो वैसा कुछ जानकारी नहीं मिलती है कि ये इनके गुरु थे, यानी कि ऐसा माना जाता है कि कुछ मतलब कि प्रमाणिक नहीं है। लेकिन शेख मोहदी जो हैं इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकार करते हैं और ग्रेशन ने भी इसे स्वीकार किया और इन्होंने कहा कि शेख मोहदी ही जो हैं ये जैसी के गुरु हैं। वैसे ऑप्शन में अगर आपको दोनों आ जाए, यानी दोनों के बारे में अगर दिया जाए कि गुरु कौन है जैसी के, दोनों नाम अगर रहे तो आपको यही लगाना है, शेख मोहदी। और जैसे कि दोनों में से एक अगर कोई नाम आए, एक नाम आएगा तो अभी तो भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? तो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। काफ़ी ये प्रसिद्ध है तीनों की तीनों, और तीनों जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रमाणिक भी मानी गई है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, जिसमें कि पद्मावत जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वो बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है हिंदी साहित्य में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने साहित्य के इतिहास में इसे बहुत बड़ा महाकाव्य माना है, प्रथम महाकाव्य माना है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पद्मावत जो है इनकी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। और इसके अलावा जो है और भी रचनाओं के बारे में पता चलता है, वह है चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। इन सभी के बारे में भी पता चलता है। लेकिन तीन जो रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिरी कलाम के बारे में, जिसमें कि छोटे छोटे, यानी अखरावट जो है और आखिरी कलाम जो है इसमें छोटे छोटे तथ्य देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पद्मावत के बारे में जानेंगे। तो आखिरी कलाम जो है यह बाबर के समय में लिखी गई थी, ऐसा अनुमान होता है। और इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा भी है। और इसमें किसकी प्रशंसा है? तो बाबर बादशाह की प्रशंसा है। और इस पुस्तक में जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, ऐसा भी अनुमान होता है कि इसमें जो है उन्होंने अपने जन्म के संबंध में लिखा है और कहा है, भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। उन्होंने अपने जन्म के समय में ये पद लिखा है और कहा है, ठीक है। और इसमें आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन किया गया है, ठीक है। कयामत का वर्णन किया गया, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया गया है, तो आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया गया है? तो कयामत का ही वर्णन किया गया। ऑप्शन में अगर अक्सर देखा जाए तो यही रहता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। वैसे जितनी भी बातें हैं छोटी सी ही बातें हैं, लेकिन सही बातों को आप ध्यान में रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो ज़्यादातर जो आए हैं क्वेश्चन में यही आया है, ऑप्शन में कयामत का वर्णन है इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं अखरावट में। अखरावट में क्या है? तो इसमें जो है देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण, या कहें कि एक एक अक्षर जो है उसको लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। उसको लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार कि अखरावट में किसका वर्णन किया गया है, अखरावट में जैसी ने किसके बारे में बताया है। तो देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण, या कहें कि अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें उन्होंने कही है। अब जान लेते हैं पद्मावत, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते भी होंगे पहले से भी। थोड़ा और जान लेते हैं अच्छे से। चलिए पद्मावत। तो पद्मावत जो है जैसी के यश का आधार माना जाता है। पद्मावत को क्या माना जाता है? जैसी के यश का जो आधार है इसे ही माना जाता है। जैसी को जो प्रसिद्धि मिली, जो नाम उनको मिला, जो इतने ज़्यादा वे फेमस हुए,
तो इसी कारण से, किस कारण से, पद्मावत को लेके, ठीक है। इसकी रचना कब हुई, पद्मावत की रचना कब हुई, तो 1540 ईस्वी में हुई। इसकी रचना कब हुई, 1540 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसकी रचना का जो समय बताया गया है 1520 बताया गया है। तो पहले अनुमानतः जो 1520 बताया गया था तो उसमें थोड़ा सा डाउट है, क्लियर नहीं है, लेकिन बाद के जो शोध हुए और उसमें यह माना गया कि 1540 ही पद्मावत का रचना काल है। तो 1540 ही हम लोग मानते हैं, तो पद्मावत का रचना काल क्या है, 1540 ईस्वी माना जाता है। हिजरी की दृष्टि से देखें तो 1947, ठीक है। कब, 1947। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां जो है ज़्यादातर फारसी अक्षरों में हैं। जितने भी प्रतियां मिली हैं अधिकतर जो है फारसी अक्षरों में मिली हैं। पद्मावत जो है 57 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है, तो 57 खंडों में विभाजित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी पद्मावत से रिलेटेड जितने भी बहुत सारी बातें हैं, इनकी 3 रचनाएं, कहें पद्मावत ही नहीं बल्कि 3 रचनाएं जो हैं, आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और तीनों से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब जितनी भी तीनों में जो भी बातें आती सबको आपको ध्यान में रखना है। तो पद्मावत कितने खंडों में विभाजित है, तो 57 खंडों में विभाजित है। पद्मावत में किसका वर्णन किया गया है, तो पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से किया गया है, ठीक है। वैसे आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके पास अगर हिंदी साहित्य का इतिहास है तो आप उसको देखें, आप उसको पढ़ें, आपको पद्मावत की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी कहानी है, आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ के, तो ज़रूर पढ़ें इसको समझने के लिए कि इतना ज़्यादा प्रचलित है। वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हमारे सामने जब उपलब्ध है वो कहानी तो हमें तो पढ़ना ही चाहिए। तो आप सभी ज़रूर पढ़ें अगर आप नहीं पढ़ें तो, क्योंकि अगर मैं स्टोरी बताने लगी, मैं कहानी बताने लगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे कहा या किसे माना। तो किसे माना, पद्मावत को माना है। बिल्कुल आप ये ध्यान में रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो कहा है वो पद्मावत को कहा है, ठीक है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। पद्मावत क्या है, प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला जो है एक विशद प्रबंध काव्य है। कई बार ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि पद्मावत जो है कैसा काव्य है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पद्मावत जो है वह प्रबंध काव्य है। और यह किस शैली में लिखा गया, तो यह जो है मसनवी शैली में लिखा गया है। और मसनवी शैली के बारे में मैं बताई थी पहले वीडियो जब आया था ये सूफी काव्य धारा का, उसमें हम लोग जब सूफी को समझ रहे थे तो उसमें मैं बताई हूँ कि मसनवी शैली किसे कहा जाता है, ठीक है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ कि मसनवी शैली में किसका होता है वर्णन, या इसमें जो लिखा जाता है क्या इसमें विशेष बातें हैं मसनवी शैली में। तो इसमें विशेष बात यह है कि इस रचना में जो है सर्वप्रथम इसकी वंदना की जाती है, पैगंबर की स्तुति की जाती है उसके बाद, और उस वक्त के यानी शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। शाहे वक्त से तात्पर्य यह है कि उस समय के जो भी बादशाह हैं जिसके शासनकाल में कभी रहते हैं उसके बारे में वो लिखते हैं, ठीक है। पहले इस वंदना, फिर पैगंबर की स्तुति, उसके बाद शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है और इसे ही मसनवी शैली कहा जाता है। इसकी भूमिका जो है विशद एवं उत्ताद है। इसकी भूमिका, किसकी भूमिका, पद्मावत की जो भूमिका है वह क्या है, विशद एवं उत्ताद है। पद्मावत की भाषा जो है विशुद्ध अवधि में है। ये भी पूछा जाता है कि पद्मावत की भाषा जो है किस, मतलब पद्मावत की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है, तो अवधि भाषा में हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी कथा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा भाग देख लेते हैं। तो पहला भाग है पूर्वाध, दूसरा है उत्तराध। कितने भागों में, 2 भागों में पद्मावत की कथा को बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो कौन कौन सा, पूर्वाध भाग और उत्तराध भाग। तो पूर्वाध भाग में क्या विशेष बात है, तो इसमें जो है माना जाता है कि रत्नसेन और पद्मावत तक की जो कथा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और उत्तरार्ध भाग में जो है विवाहोत्तर यानी विवाह के बाद का जो जीवन है उसकी कथा के बारे में बताया गया, उसकी कहानी बताई गई है। और ये पूर्वार्ध भाग में जो बताया गया है रत्नसेन और पद्मावती तक की जो कथा है, तो इसको बहुत सारे आलोचकों ने माना है काल्पनिक। इसे क्या माना है, काल्पनिक माना है। और उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक बताया गया है। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पद्मावत का कौन सा भाग जो है ऐतिहासिक है, तो कौन सा भाग ऐतिहासिक है, तो उत्तरार्ध भाग जो है इसका ऐतिहासिक है। और काल्पनिक कौन सा भाग है,
तो पूर्वाध भाग जो है इसका काल्पनिक है। और इन दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि पूर्वाध भाग में जो है रत्नसेन और पद्मावती की कथा का वर्णन किया गया है, और उत्तरार्ध भाग में किसका वर्णन किया गया है, तो विवाह के बाद का जो जीवन है, विवाहोत्तर जीवन जो है, उसकी कथा के बारे में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पद्मावत की अंत में स्वयं जयसी जी ने प्रतीकों के संकेत से कहा कि तन चितवर मन राजा कीना के पद के माध्यम से बताए हैं। जो भी इसमें जितने भी यानी कि जितने भी इसमें हैं नायक, प्रतिनायक, खलनायक जो भी हैं, जितने भी इसमें रोल किए हैं इस कहानी में, जितने भी लोगों का नाम आता है, प्रचलित नाम है, चर्चित नाम है, तो उन सभी को उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से बताया है कि कौन किसके प्रतीक माना जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ क्रम संख्या है और इधर जो है पात्र का नाम है। तो चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ स्थान है, आप सभी जानते हैं चित्तौड़ क्या है, स्थान है। चित्तौड़ जो है वह तन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ये तन का प्रतीक है। और आप सभी जो है इसे नोट कर ले, किसी चीज़ को नोट करें या ना करें, लेकिन इसे नोट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चित्तौड़ जो है किसका प्रतीक है, तो तन का प्रतीक है। सिंगलदीप जो है किसका प्रतीक है, तो हृदय का प्रतीक है। राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है, तो मन का प्रतीक है। रानी पद्मावती किसका प्रतीक है, तो सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और रानी नागमती किसका प्रतीक है, तो संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और हीरामन तोता जो है वह किसका प्रतीक है, तो वह गुरु का प्रतीक है। ठीक है, हीरामन तोता जो है किसका प्रतीक है, तो गुरु का प्रतीक है। और हीरामन तोता ही किसके बारे में, नागमती को बताता है, पद्मावती के खूबसूरती के बारे में वो बताता है। ठीक है, जो राजा रहते हैं उसे ही ये हीरामन तोता जो है कहानी बताता है कि वो बहुत सुंदर है पद्मावती। वैसे आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और राघव चेतन जो है किसका प्रतीक है, तो शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन किसका प्रतीक है, तो शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है किसका प्रतीक है, तो ये माया का प्रतीक है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसे ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नसेन को आत्मा का प्रतीक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नसेन को किसका प्रतीक माना है, तो आत्मा का प्रतीक माना है। और वहीं पद्मावती को इन्होंने कहा कि वह परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है पद्मावती को किसका प्रतीक माना गया है, तो परमात्मा का प्रतीक माना गया है। ठीक है, और रत्नसेन को तो आत्मा के प्रतीक। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पद्मावत में भारतीय कथा की प्रायः सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण सफलतापूर्वक हुआ है। इस प्रकार का क्या कहा जा सकता है कि पद्मावत में क्या हुआ है, किसका वर्णन हुआ है, तो भारतीय कथा काव्य की प्रायः सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का निरूपण सफलतापूर्वक हुआ है। तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जयसी जी के बारे में और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 3 रचनाएं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, उसके बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं सवाल पूछने वाली हूँ इसी से, जिससे कि अभी पढ़ाया गया, अभी बताया गया, ठीक है, अभी समझाया गया, और इसी से क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल आप सभी जो है बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछूं मैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि पद्मावत की रचना कब हुई। आपको बताना है कि पद्मावत की रचना कब हुई, पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रत्नसेन किसका प्रतीक माना जाता है आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार रत्नसेन किसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों का जवाब आप जरूर दें। बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी जवाब देते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।